हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपन डे 3 के अंदर 30 एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे सीपीआर और बीएलएस के बारे में। किसके बारे में? सीपीआर और बीएलएस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। यदि आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो अपन बिना किसी की देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, अडल्ट कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले क्या असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है आपका रेस्पॉन्सिवनेस और नॉर्मल ब्रीथिंग चेक करना चाहिए, या ब्लड ग्रुप चेक करना चाहिए, या टेम्परेचर चेक करना चाहिए, या ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। जल्दी से आंसर दें, पेन और कॉपी लेके बैठिए, आंसर लिखते जाएं और लास्ट में कैलकुलेशन जरूर करें। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, लास्ट में 30 में से आप कितने नंबर अचीव करते हैं फिर कमेंट करिएगा। जल्दी आंसर दें। अडल्ट कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले क्या असेस करना चाहिए? सबसे पहले क्या असेस करना चाहिए? ऑप्शन आपको ए दे रखा है, रेस्पॉन्सिवनेस और नॉर्मल ब्रीथिंग चेक करेंगे, या ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, या टेम्परेचर चेक करेंगे, या ब्लड शुगर चेक करेंगे। तो आपका आंसर इज राइट होगा ऑप्शन ए, रेस्पॉन्सिवनेस और नॉर्मल ब्रीथिंग आपको चेक करनी है। हमेशा ध्यान रखें, अडल्ट कोलैप्स में आपको रेस्पॉन्सिवनेस और नॉर्मल ब्रीथिंग असेस करना करके हमेशा क्या है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड सीपीआर पाथवे को एक्टिवेट करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, अंडर रेस्पॉन्सिव, ठीक है, या अनरेस्पॉन्सिव और एबनॉर्मल या नो नॉर्मल ब्रीथिंग हो तो एक्ट फास्ट। नॉर्मल नहीं है उसकी ब्रीथिंग तो आपको क्या करना चाहिए? सीपीआर स्टार्ट करना है और इमरजेंसी की हेल्प लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनरेस्पॉन्सिव अडल्ट। अनरेस्पॉन्सिव अडल्ट में नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है या केवल गैस्पिंग है, अगला कदम क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है, सीपीआर शुरू करेंगे और एड या डिफिब्रिलेटर की उपलब्धता कराएंगे, या पेशेंट को बिठाए रखेंगे, या वाटर देंगे, या वेट करवाएंगे। क्या करें? वेट करें या क्या करेंगे? एक अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है, अडल्ट है, उसमें नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है, बोले तो एबनॉर्मल ब्रीथिंग है, या वो गैस्पिंग में है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जल्दी आंसर लॉक करें। तो अपना आंसर होगा ए, सीपीआर शुरू करेंगे और एईडी या डिफिब्रिलेटर को उपलब्ध करवाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, यदि गैस्पिंग एक नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है, हमेशा ध्यान रखें गैस्पिंग एक क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है। कार्डियक अरेस्ट की संभावनाओं में सीपीआर और एईडी असेस डिले नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, गैस्पिंग एक नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि हाई क्वालिटी अडल्ट सीपीआर में हमेशा चेस्ट कंप्रेशन रेट कितनी होनी चाहिए? हाई क्वालिटी अडल्ट सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन की रेट कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा आपका 60 to 80 पर मिनट, ऑप्शन बी दे रखा है 100 to 120 पर मिनट, ऑप्शन सी दे रखा है 130 to 160 पर मिनट, और ऑप्शन डी दे रखा आपका 40 to 60 कंप्रेशन पर मिनट। आप कितने कंप्रेशन दोगे एक मिनट में हाई क्वालिटी अडल्ट सीपीआर देने के लिए? जल्दी आंसर लॉक करें अपना। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी। आंसर होगा बी, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट आप दोगे। कितने दोगे? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट आप दोगे। अडल्ट हाई क्वालिटी सीपीआर में रिकमेंडेड कंप्रेशन रेट क्या है? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट है, ध्यान रखें, ठीक है। कितने हैं? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अडल्ट चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ लगभग कितना होना चाहिए? आप सीपीआर दे रहे हैं उस टाइम चेस्ट का कंप्रेशन डेप्थ कितना होना चाहिए कि इतना चेस्ट अंदर जाना ही चाहिए एटलीस्ट, तभी वो क्या है, एक हाई क्वालिटी वाला सीपीआर होगा। ऑप्शन ए है आपका एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। कितना डेप्थ होना चाहिए? जल्दी आंसर दें। तो अपना आंसर होगा ए, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर या 2 इंच आपका डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। और एक्सेसिव डेप्थ नहीं करना है। adult compression should be at
एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर टू, बोले तो 2 इंच या 5 सेंटीमीटर विल अवॉइडिंग एक्सेसिव डेप्थ। एक्सेसिव डेप्थ में आपको ध्यान रखना है, नहीं देना, आपको एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अडल्ट सीपीआर में कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो क्या है? जब एक रेस्क्यूअर स्टैंडर्ड टू रेस्क्यूअर बीएलएस बिना एडवांस एयरवे के, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है आपका 15:2, ऑप्शन बी 30:2, ऑप्शन सी 5:1, ऑप्शन डी 10:2। जो वेंटिलेशन है, आप माउथ टू माउथ वेंटिलेशन कर रहे हैं, वो कितना होना चाहिए अडल्ट सीपीआर में? ठीक है, जब एक रेस्क्यूअर हो या स्टैंडर्ड टू रेस्क्यूअर बीएलएस बिना एडवांस एयरवे के, आपके पास वेंटिलेशन नहीं है, मतलब वेंटिलेटर या सीपैप नहीं है, आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हैं, ठीक है, वेंटिलेशन कर रहे हैं, तब कितना रेशियो होना चाहिए? जल्दी आंसर लॉक करें। आंसर इज बी, आंसर इज बी करेक्ट। हमेशा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 30:2। कितना होना चाहिए? 30:2 होना चाहिए। अडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट में यूजेस 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रीथ व्हेन ब्रीथ आर प्रोवाइडेड विदाउट एन एडवांस एयरवे। एडवांस एयरवे मतलब आपके पास सीपैप या वेंटिलेटर नहीं है, तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सीपीआर में चेस्ट रिकॉल क्यों जरूरी है? जब आप सीपीआर दे रहे हैं तब जो चेस्ट को रिकॉल होने दे रहे हैं वो क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका हार्ट फीलिंग और सर्कुलेशन सपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है पेशेंट को जगाने के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी दे रखा है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो जल्दी आंसर दें, जो चेस्ट है वो रिकॉल क्यों जरूरी है? उसका रिकॉल क्यों जरूरी है? तो रिकॉल इसलिए जरूरी है कि आपका हार्ट फीलिंग हो। ऑप्शन ए राइट है इसमें, आपका हार्ट क्या है, प्रॉपर फीलिंग करे और सर्कुलेशन सपोर्ट करने के लिए अपन प्रॉपर उसको रिकॉल होने देते हैं। अलोइंग फुल रिकॉल हेल्प टू वीनस रिटर्न, क्या है, हेल्प करता है वीनस रिटर्न में और कार्डियक फीलिंग बिटवीन कंप्रेशन। जो आप रिकॉल होने दे रहे हैं उस समय क्या है, हार्ट में वापस वीनस रिटर्न है वो प्रॉपर हो पाता है। नेक्स्ट कंप्रेशन जैसे ही आप देते हैं तो वहां से निकलने वाला सर्कुलेशन प्रॉपर पहुंच पाता है, उस टिश्यू तक, उस सेल तक पहुंच पाता है जहां उसको रिक्वायरमेंट है, और पेशेंट सर्वाइव करने के लिए उसको और बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अडल्ट सीपीआर में इंटरप्शन को कैसे रखना है? कि उसके बीच में इंटरप्शन कैसे रखना है? जितना हो सके संभव कम, या हर 10 सेकंड में, या हर कंप्रेशन के बाद जितना हो सके ज्यादा। क्या राइट आंसर है? अडल्ट सीपीआर को डिस्टर्ब कितना करना है? आपको जितना हो सके कम करना है, या हर 10 सेकंड में करना है, या हर कंप्रेशन के बाद करना है, या जितना हो सके ज्यादा करना है? तो ऑब्वियसली अपन जितना हो सके कम करेंगे, तो ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा आपका। जितना संभव हो सके कम इंटरप्ट करें। मिनिमाइज पुश मेंटेन चेस्ट कंप्रेशन फ्रिक्शन एंड सर्कुलेशन। हमेशा ध्यान रखें कि जितना आप कम इंटरप्ट करेंगे उतना आपका हाई क्वालिटी वाला सीपीआर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एईडी मिलने पर क्या करना चाहिए? एईडी मिलने पर क्या करना चाहिए? आप ऑप्शन ए दे रखा है, एईडी लगाएं, प्रॉम्प्ट फॉलो करें और एनालाइज एंड शॉक के दौरान सभी को क्लियर रखें। एईडी को बंद रखें, या केवल पल्स चेक करें, या शॉक के दौरान पेशेंट को टच करें। जल्दी आंसर दें कि एईडी मिलने पर आपको क्या करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा ए, आंसर इज ए राइट। एईडी लगाएं, क्या करना है, एईडी लगाएं और उसके प्रॉम्प्ट को फॉलो करना है, ठीक है, और क्लियर बोलना है। एईडी प्रोवाइडेड रिदम एनालिसिस, ठीक है, और एडवाइस शॉक व्हेन appropriate rescuers must be followed device prompt and clear the patient during analysis and shock। शॉक के दौरान आपको पेशेंट को क्लियर रखना है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके टच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉक दोगे किसी को लगेगा किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एडी शॉक एडवाइस होने पर क्या करना चाहिए? जो अक्सर अपन गलती कर देते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा आपको, एंश्योर एवरीवन इज क्लियर एंड शॉक डिलीवर
करें एज डायरेक्टेड, या फिर आपको पेशेंट को टच करते रहें, या फिर सीपीआर को हमेशा बंद कर दें, या फिर एईडी हटाएं। तो एईडी शॉक एडवाइस होने पर आपको क्या करना चाहिए, आपको याद रखना है, क्लियर अपने बोला था, तो आपको एंश्योर एवरीवन इज क्लियर एंड डिलीवर शॉक एज डायरेक्टेड। आपको शॉक देना है, पेशेंट के आसपास कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी रिक्वायर्ड, नो वन टचिंग द पेशेंट ड्यूरिंग एनालिसिस एंड शॉक डिलीवरी। जब आप रिदम एनालिसिस कर रहे हैं या और शॉक दे रहे हैं उस टाइम पेशेंट पूरा क्लियर रहना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति टच में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, शॉक के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। जैसे ही आपने शॉक दिया उसके तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन ए दे रखा आपको, तुरंत सीपीआर रिज्यूम करेंगे या और स्टार्टिंग विथ कंप्रेशन एंड एज डायरेक्टेड, या फिर पल्स 2 मिनट चेक करेंगे, या फिर पेशेंट को बिठाए रखेंगे, या एईडी हटाएंगे। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, तो आपका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए राइट होगा। आप जब भी शॉक के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अडल्ट सीपीआर में पल्स चेक कब तक और कितनी देर तक करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप पल्स चेक कर रहे हैं वो कितनी टाइम तक करनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर नो मोर देन 10 सेकेंड व्हेन इंडिकेटेड। ऑप्शन बी 60 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी हर कंप्रेशन के बाद। जल्दी अपना आंसर लॉक करें, जल्दी आंसर लॉक करें। तो आंसर होगा आपका ए इज करेक्ट, नो मोर देन 10 सेकेंड व्हेन इंडिकेटेड। आपको 10 सेकेंड से ज्यादा पल्स चेक नहीं करनी है। फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पल्स असेसमेंट शुड बी ब्रीफ एंड नो डिले सीपीआर। इफ नो डेफिनाइट pulse is felt within 10 सेकेंड स्टार्ट कंटिन्यू सीपीआर। आपको 10 सेकेंड के ज़्यादा आपको पल्स चेक नहीं करनी है। आपकी डेफिनेटिव पल्स नहीं मिल जाए 10 सेकेंड के अंदर तो आप कंटिन्यू सीपीआर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल रेस्क्यूअर को अकेले अडल्ट कार्डियक अरेस्ट मिले और मोबाइल फोन अवेलेबल हो तो क्या करना चाहिए। आपको एक अडल्ट पेशेंट मिला है, वो कोलैप्स से है, आपके सामने कोलैप्स हुआ है या उसको अरेस्ट आया है, तो आपके पास मोबाइल भी है और सामने आपके पास पेशेंट है, तो आपका पहला कदम या पहला एक्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिवेट करेंगे और स्पीकर फोन पर हेल्प बुलाएं और सीपीआर शुरू करें। ऑप्शन बी दे रखा है, पहले पेशेंट को घर लेके जाएं। ऑप्शन सी दे रखा है 5 मिनट वेट करें। ऑप्शन डी दे रखा है वाटर दें। क्या करेंगे जल्दी देखें कि आप एक सिंगल हो और आपके पास फोन भी है और सामने आपका पेशेंट है, वो कार्डियक अरेस्ट का है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इमरजेंसी कॉल एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे और देन सीपीआर स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखें यहाँ अडल्ट लिखा गया है, ठीक है, यहाँ अडल्ट लिखा गया, यदि यहाँ चाइल्ड लिखा होता तो इसका मामला बदल जाता, ठीक है। तो हमेशा मॉडर्न बीएलएस एम्प्लॉइज रैपिड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स विल बीइंग सीपीआर विथ मिनिमम डिले। आपको तुरंत इमरजेंसी कॉल्स को एक्टिवेट करना है और तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देना है बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अडल्ट कार्डियक अरेस्ट में कंप्रेशन ओनली सीपीआर कब यूजफुल है। ऑप्शन ए दे रखा है, व्हेन अ ट्रेंड रेस्क्यूअर इज अनविलिंग अनेबल टू गिव अ ब्रीथ, ओनली आफ्टर 30 मिनट्स, ओनली इन चिल्ड्रंस, नेवर। जल्दी, अडल्ट कार्डियक अरेस्ट में कंप्रेशन ओनली सीपीआर कब तक यूजफुल है। ऑप्शन जल्दी चुने। तो ऑप्शन इज ए करेक्ट, व्हेन रेस्क्यूअर कैन नॉट विल नॉट गिवन ब्रीथ, हेंस ओनली सीपीआर कैन बी यूज बाय रेस्क्यूअर फॉर सडन अडल्ट कोलैप्स व्हेन ब्रीथ आर नॉट प्रोवाइडेड। आप हमेशा ध्यान रखें उस टाइम आप ब्रीथ क्या उससे ज़्यादा आपका यूजफुल है चेस्ट कंप्रेशन, जल्दी से जल्दी आप चेस्ट कंप्रेशन करें, ठीक है। हैंड्स ओनली इज बेटर देन नो सीपीआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब रेस्क्यू ब्रीथ देते समय एक ब्रीथ लगभग कितनी देर तक दिया जाए, जो आप ब्रीथ दे रहे हो वो कितनी देर तक, अबाउट 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो एक आप ब्रीथ दे रहे हो, वेंटिलेशन दे रहे हो माउथ टू माउथ, वो कितनी देर तक देना चाहिए? आंसर इज ए करेक्ट होगा आपका, अबाउट 1 सेकेंड। कितने देर तक? अप्रोक्स 1 सेकेंड तक देना चाहिए। इस रेस्क्यू ब्रीथ शुड बी डिलीवर्ड आवर अबाउट 1 सेकेंड विथ विजिबल चेस्ट राइज। विजिबल चेस्ट राइज आपको देखना चाहिए, 1 सेकेंड तक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बैग मास्क क्या है? बैग मास्क वेंटिलेशन। बैग मास्क वेंटिलेशन में विजिबल चेस्ट राइज न हो तो क्या करना चाहिए? यदि बैग मास्क वेंटिलेशन में विजिबल चेस्ट राइज न दिखाए तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है एयरवे पोजीशन, सील एंड वेंटिलेशन टेक्निक रिअसेस करेंगे, या और ज्यादा फोर्स से वेंटिलेशन करेंगे, या सीपीआर बंद कर देंगे, या पेशेंट को पानी दे देंगे। जल्दी बताएं क्या करेंगे यदि आपके पास बैग मास्क वेंटिलेशन है, ठीक है, मतलब एम्बू बैग के पीछे आपको बैग ऑक्सीजन का मिलता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो है, और आप वेंटिलेशन दे रहे हैं और उसका चेस्ट राइज नहीं हो रहा, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? तो आपका पहला एक्शन होगा ए, रीअसेस एयरवे। क्या करोगे? रीअसेस एयरवे, ताकि उसमें आप पोजीशन सही देखोगे और देखोगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। पुअर चेस्ट राइज सजेस्ट इन इफेक्टिव वेंटिलेशन, रीअसेस एयरवे पोजीशन, मास्क सील एंड टेक्निक रेदर देन एक्सेसिव फोर्स। आपको एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाना है, वहां पे आपको रीअसेस करना है उसके एयरवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अडल्ट बीएलएस में एडवांस एयरवे के बिना टू रेस्क्यूअर सीपीआर में क्या रेशियो है? हमेशा ध्यान रखें, ऑप्शन ए दे रखा है 30:2 कंटिन्यू करें, या हमेशा 15:2 अपनाएं, या 5:1, या 10:1। तो आप क्या करेंगे? हमेशा 2 रेशियो है तो आप 30:2 रखेंगे। स्टैंडर्ड अडल्ट बीएलएस विदाउट एंड एडवांस एयरवे यूज 30:2, 30:2, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांस एयरवे के साथ अडल्ट कार्डियक अरेस्ट में वेंटिलेशन अप्रोच क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है कंटिन्यूअस कंप्रेशन विद अबाउट 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड, या 30 ब्रीथ एवरी मिनट, 1 ब्रीथ एवरी 30 सेकेंड, स्टॉप कंप्रेशन फॉर एवरी ब्रीथ। एडवांस एयरवे के साथ, तो मतलब आपके पास या तो सीपैप है या वेंटिलेटर है, तो अडल्ट कार्डियक अरेस्ट में वेंटिलेशन की अप्रोच क्या है? 4 ऑप्शन को जल्दी देके आप आंसर लॉक करें। तो अपना आंसर इज 1 करेक्ट, अबाउट 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड विद कंटिन्यूअस कंप्रेशन। कंटिन्यूअस कंप्रेशन के साथ आपको 1 ब्रीथ देनी है एवरी 6 सेकेंड के अंदर। विथ एन एडवांस एयरवे कंटिन्यूअस चेस्ट कंप्रेशन आर प्रोवाइडेड इन वेंटिलेशन इज गिवन अबाउट एवरी 6 सेकेंड। एडवांस एयरवे में हमेशा 1 ब्रीथ पर 6 सेकेंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चाइल्ड कार्डियक अरेस्ट। ध्यान रखें, चाइल्ड कार्डियक अरेस्ट में चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए? पीछे मैंने एग्जाम क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहां अडल्ट लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा है? चाइल्ड। इन टर्म्स की छोटी छोटी चीज को, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से प्रॉपर पढ़े कि वहां आपको एडल्ट लिखा या आपको चाइल्ड लिखा दिख रहा है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसको गलत कर देंगे आप। चाइल्ड कार्डियक अरेस्ट में आपका चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ है वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए देख रखा है एटलीस्ट 1/3 ऑफ एपी चेस्ट डायमीटर अबाउट 5 सेंटीमीटर 2 इंच, या आपका 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर होगा ए, एटलीस्ट 1/3 एपी डायमीटर अबाउट 5 सेंटीमीटर। आपका अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, फॉर चिल्ड्रन कंप्रेशन डेप्थ एज एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर, 1/3 ऑफ चेस्ट डायमीटर होना चाहिए, अबाउट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाइल्ड में भी आप 5 सेंटीमीटर के आसपास ध्यान रखो, और ये ध्यान रखें आप, ठीक है।
इससे कम नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और इससे इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फेंट इन्फेंट कार्डियक अरेस्ट में कंप्रेशन डेप्थ अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ एपिचास डायमीटर अबाउट 4 सेंटीमीटर एंड 1.5 इंच, और 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। जल्दी दें आंसर, जल्दी लॉक करें। तो आंसर इज ए करेक्ट होगा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ एपी डायमीटर। हमेशा ये ध्यान रखें, जितना भी है 1/3 एपी डायमीटर के हिसाब से ध्यान रखें, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की ध्यान रखें, अबाउट 4 सेंटीमीटर आएगा। तो फॉर इन्फेंट टारगेट डेप्थ एटलीस्ट 1/3 ऑफ एपी चेस्ट डायमीटर, अप्रोक्सीमेटली आपको 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड में भी 4 से 5 सेंटीमीटर, आपको 2.5 सेंटीमीटर से अबो रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चाइल्ड या इन्फेंट सीपीआर कंप्रेशन, चाइल्ड इन्फेंट सीपीआर कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर 2 रेस्क्यू। यदि 2 जने है सीपीआर देने के लिए, तो रेस्क्यू जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए है आपका 15:2, 30:2, 5:1 या 10:2। क्या होना चाहिए? 2 सीपीआर देने वाले हैं, सीपीआर देने वाले 2 लोग हैं, और कंप्रेशन कितने, कंप्रेशन के बाद कितना ब्रीथ देने चाहिए, ठीक है। रेशियो क्या रहना चाहिए ये ध्यान रखना है, रेशियो रहना चाहिए आपका 15:2। कितना रहना चाहिए? 15:2 रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल रेस्क्यूअर, सिंगल रेस्क्यूअर के लिए सीपीआर में रेशियो क्या जनरली क्या रहना चाहिए? आपके पास ऑप्शन ये दे रखे हैं, 30:2, 15:2 या 5:1 या है 10:1। जल्दी आंसर दें, क्या रेशियो होना चाहिए सिंगल रेस्क्यूअर में, चाइल्ड या इन्फेंट में? आंसर है आपका ए 30:2। क्या है? आंसर इज ए 30:u। अ सिंगल रेस्क्यूअर्स जनरली यूज 30:2 इन पीडियाट्रिक बीएलएस विद 2। आपको यदि 2 जने हैं तो 15:2 याद रखना है, और यदि 1 है तो 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फेंट पल्स असेसमेंट में फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज कॉमनली परफॉर्म्ड एट, कहाँ लेंगे पल्स? ब्रेकियर आर्टरी से, कैरोटिड आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से या फीमोरल आर्टरी से? आप इन्फेंट में पल्स कहाँ असेस करेंगे, कहाँ असेस करेंगे? ऑप्शन जल्दी अपना लॉक करें। तो आपका आंसर इज ब्रेकियल आर्टरी। कहाँ? ब्रेकियल आर्टरी। फॉर इन्फेंट्स ब्रेकियल पल्स इज कॉमनली यूज फॉर पल्स असेसमेंट। हमेशा ध्यान रखें, इन्फेंट में क्या है? इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चाइल्ड पल्स असेसमेंट में बी परफॉर्म्ड एट, चाइल्ड में कहाँ असेस की जाती है पल्स? आपका कैरोटिड या फीमोरल आर्टरी, ओनली ब्रेकियल, ओनली रेडियल, ओनली टेम्पोरल? जल्दी आंसर दें कि चाइल्ड पल्स असेसमेंट में भी परफॉर्म्ड, चाइल्ड में कहाँ असेस की जाती है पल्स? तो अपना आंसर होगा कैरोटिड या फीमोरल आर्टरी। कहाँ? कैरोटिड और फीमोरल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एईडी? एईडी का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए है एनालाइज रिदम एंड डिलीवर शॉक व्हेन इंडिकेटेड, ऑप्शन बी है मेजरमेंट ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी गिव ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है मेजर टेम्परेचर। जो एईडी का काम क्या है, उसका पर्पस क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट, एनालाइज रिदम और शॉक डिलीवर। क्या है? एनालाइज रिदम, एनालाइज करना, और शॉक का डिलीवर करना एईडी का कार्य है। विच रिदम इज शॉकेबल बाय एन एईडी? कौन सी रिदम है वो एईडी को, एईडी के द्वारा शॉक देने के लिए इंडिकेटेड करती है? ऑप्शन ए है वीएफ आपका वेंटिलेटर फिब्रिलेशन, ऑप्शन डी है एसिस्टॉल, ऑप्शन डी है नॉर्मल सिनस रिदम या सिनस ब्रैडीकार्डिया। कौन सी रिदम है वो शॉकेबल है एईडी के लिए? ऑप्शन ए है वो आपका राइट है, वेंट्रिकल जो आपका फिब्रिलेशन है वो शॉकेबल है फॉर एईडी के लिए। वीएफ एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, कौन सा? वीटी, पल्सलेस वीटी और वीएफ, वीटी और वीएफ है वो आर शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट रिदम, जिसको क्या है? और एस्ट्रोल इज नॉट, एस्ट्रोल हमेशा नहीं है, ठीक है। तो हम ध्यान रखें वीएफ और
पीवीटी पल्स लेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आर शॉकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, एसिस्टोल इज जनरली ट्रीट विथ, तो एसिस्टोल है वो जनरली किस वे से ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए है सीपीआर, एफिनेफ्रिन एज पर ACLS प्रोटोकॉल एंड रिवर्सिबल कोज मैनेजमेंट, नॉट फिब्रिलेशन। बी है इमीडिएट फिब्रिलेशन, सी है ओनली ऑक्सीजन, डी है नॉट ट्रीटमेंट। तो आपका एसिस्टोल का होगा ए ऑप्शन, सीपीआर, इपिनेफ्रिन और प्रोटोकॉल एज पर प्रोटोकॉल इपिनेफ्रिन देंगे और रिवर्सिबल कोज को ट्रीट करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, एसिस्टोल इज ए नॉन सॉकेबल रिदम। एसिस्टोल है वो आपका नॉन सॉकेबल रिदम है। मैनेजमेंट फोकस ऑन हाई क्वालिटी सीपीआर देना है, इपिनेफ्रिन और रिवर्सिबल कोज अकॉर्डिंग टू ACLS प्रोटोकॉल। तो ACLS के प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उस रिवर्सिबल कोज को आपको ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीपीआर करेक्ट हैंड प्लेसमेंट फॉर अडल्ट चेस्ट कंप्रेशन, फॉर अडल्ट चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। हैंड की प्लेसमेंट करेक्ट क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है सेंटर लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ऑप्शन बी है लेफ्ट अपर चेस्ट ओनली, राइट लोअर रिब्स या एब्डोमेन। तो इस जो आपका हाथ का प्लेसमेंट है वो कहाँ रहना चाहिए? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, सेंटर या लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम आपका हैंड का प्लेसमेंट रहना चाहिए। कंप्रेशन आर परफॉर्म्ड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम एंड सेंटर ऑफ द चेस्ट, की लोअर हाफ पे रहना चाहिए जो आपका हाथ का प्लेसमेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द की फीचर्स ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर? हाई क्वालिटी सीपीआर आप किसे कहेंगे? तो ऑप्शन ए है करेक्ट रेट, डेप्थ, फुल रिकॉल, मिनिमल इंटरप्शन एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव वेंटिलेशन। ऑप्शन बी है वेरी स्लो कंप्रेशन, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंट लॉन्ग पुश या एक्सेसिव वेंटिलेशन, ऑप्शन डी। तो जो आपका की फीचर है हाई क्वालिटी सीपीआर के लिए, उसके लिए ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। करेक्ट रेट देंगे, करेक्ट डेप्थ देंगे, चेस्ट को रिकॉल होने देंगे और मिनिमल पुश करेंगे और एप्रोप्रिएट वेंटिलेशन होना जरूरी है। याद रखें क्वालिटी क्या है, रेट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट डेप्थ होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉल होना चाहिए, मिनिमल पुश और मिनिमल आपका इंटरप्शन होना चाहिए। उसे अपन क्या बोलेंगे? हाई क्वालिटी सीपीआर बोलेंगे, ठीक है, हाई क्वालिटी सीपीआर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हाट शुड अ रेस्क्यूअर डू इफ दे आर अलोन, ठीक है, विथ एन अडल्ट हु सडनली कोलैप्स एंड हैज नो नॉर्मल ब्रीथिंग। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है एक्टिवेटेड इमरजेंसी रेस्पॉन्स, गेट AED एंड बीइंग CPR प्रॉम्प्टली, वेट फॉर फैमिली, गिव ओरल फ्लूइड या चेक BP फॉर 5 मिनट्स। आप एक ही हैं और कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया है तो आप क्या करेंगे? तो आपका ऑप्शन होगा ए होगा वो करेक्ट होगा, एक्टिव रेस्पॉन्स, गेट AED एंड बीइंग CPR। आपको क्या है? इमरजेंसी कॉल कर देना है और CPR स्टार्ट कर देना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एक्टिवेटेड CPR AED तक आपको CPR देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, बहुत इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट ओवरऑल गोल ऑफ BLS इज टू। BLS का गोल क्या है? ओवरऑल बोले तो BLS का गोल क्या है? ऑप्शन है मेंटेन द सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन अंटिल एडवांस केयर, या ROSC है इज अचीव्ड, या डायग्नोसिस एवरी डिजीज, ऑप्शन सी है गिव मेडिकेशन इमीडिएटली इन ऑल केसेस, या ट्रांसपोर्ट विदाउट CPR। BLS का क्या गोल है? तो BLS का गोल है आपका ऑप्शन ए मेंटेन सर्कुलेशन और ऑक्सीजन अंटिल एडवांस केयर। जब तक एडवांस केयर नहीं, बेसिक लाइफ सपोर्ट का केयर क्या है, उसका गोल क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट, नाम से ही है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है जब तक उसको एडवांस केयर नहीं मिल जाए, ठीक है। BLS support vital circulation and oxygenation will definitive resuscitation and advanced care are arranged, ठीक है। तो BLS by time and for definitive care, हमेशा ध्यान रखें BLS का मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट देना जब तक एडवांस केयर नहीं मिल जाए। तो ये थे अपने 30 MCQ CPR और BLS से रिलेटेड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा?
एबीसी एनालिसिस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एबीसी के मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे। और आप अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताएं, आपने कितने स्कोर अचीव किए हैं 30 में से। यदि आपका स्कोर 25 या 30 है तो आप एक्सीलेंट हैं, यदि आप 20 to 40 है तो गुड हैं, यदि 20 से कम है तो आपको बीएलएस और सीपीआर पढ़ने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करें, इसलिए आप एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। आई होप आपको ये जो एमसीक्यू की सीरीज़ है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट टॉपिक।